मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 9 दिव्यांगता की वीडियो को लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे। नंबर 1 दिव्यांगता के कारण, नंबर 2 दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार, नंबर 3 चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, नंबर 4 दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से पढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से कोई रोग नहीं है और उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या हुई बच्चों? ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक रूप से निरोग हो, उसे क्या कहेंगे? उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है जो स्वस्थ तो हैं किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आपकी तरह बोल या सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन ही खो देता है। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को जिसमें शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता आ जाती है दिव्यांगता या विकलांगता या डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी दिव्यांगता या विकलांगता या डिसेबिलिटी में क्या होता है? शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता आ जाती है। दिव्यांगता के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक अक्षमता आ जाती है। और शारीरिक और मानसिक अक्षमता दो प्रकार से होती है। एक तो जन्म से ही होती है, दूसरी जन्म के बाद जीवन की किसी भी अवस्था में हो जाती है। आगे देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। कभी कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आँखों से उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज एवं कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्ति दी है। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता है। इसलिए दिव्यांग यानी विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए। कहने का मतलब आप जानते ही हैं बच्चों कि अगर किसी बच्चे का एक अंग खराब है तो उसके बदले में ईश्वर ने उसे अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है या उसमें दूसरा टैलेंट दिया गया है उसमें। इसीलिए इसे दिव्यांगता यानी विकलांगता को दिव्यांगता भी कहा गया है। अब देखिए बच्चों, दिव्यांगता यानी अक्षमता क्या है ये आगे देखते हैं। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। दिव्यांगता में शरीर के किसी भी अंग की बनावट में कमी होना। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता या फिर सुनने संबंधी दोष या फिर दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असमर्थता मीन्स पैरों में शारीरिक बनावट में कमी, ठीक है। और सुनने, कान संबंधी रोग या दृष्टि, आँख संबंधी रोग, इन सभी को क्या कहते हैं? दिव्यांगता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य करने की क्षमता सीमित होना,
जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। कहने के मतलब जब व्यक्ति के हाथ और पैर, आँख या कान आदि की बनावट में कमी होती है तो उसके दैनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं और इसे ही दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, दिव्यांगता का तात्पर्य मेन रूप से क्या है? शारीरिक या मानसिक अक्षमता या डिसेबिलिटी होती है। अब दिव्यांगता एक्चुअली क्या है? शरीर से या दिमाग से अक्षमता होती है, कमी होती है, जिसे डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। शारीरिक अक्षमता में क्या क्या होता है? शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत क्या है? पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार, पेशी एवं स्नायु संबंधी रोग होते हैं इसमें, तथा हाथ पैर न होना आदि शामिल है। इसमें शारीरिक अक्षमता में। जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि आदि शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। दिव्यांगता के क्या कारण हैं? दिव्यांग होने के क्या कारण हैं एवं कौन कौन से लक्षण होते हैं? दिव्यांगता अस्थायी, अस्थायी, स्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। जन्मजात दिव्यांगता, नंबर 1 जन्मजात दिव्यांगता। दिव्यांगता के प्रकार कौन कौन से हैं? जन्मजात दिव्यांगता। नंबर 2 उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात मतलब जो जन्म से पहले दिव्यांगता होती है उसे जन्मजात कहते हैं। जो जन्म के बाद जीवन की किसी भी अवस्था में दिव्यांगता होती है उसे उपार्जित दिव्यांगता कहते हैं। तो जन्मजात दिव्यांगता क्या है बच्चों? जन्मजात दिव्यांगता जन्म से पहले ही परिलक्षित होती है अथवा किन कारणों से होती है? अनुवांशिक भी हो सकती है अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दबाव आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है। अब उपार्जित दिव्यांगता क्या है? उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है। अब उपार्जित दिव्यांगता किस कारण से हो सकती है? दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना या शरीर के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने से उपार्जित दिव्यांगता होती है। दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के प्रकार जन्मजात या उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई अंग प्रभावित हो सकता है जिसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब तक 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में पता चला है, लेकिन कुछ दिव्यांगताएं इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो वो निम्नलिखित है। नंबर 1 दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता यानी आँख, दृष्टिबाधिता मीन्स आँख संबंधी दिव्यांगता, यानी आँखें हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विजन, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। दृष्टिबाधिता मतलब दृष्टिबाधिता के अंतर्गत जो है व्यक्ति को आँख संबंधी प्रॉब्लम होती है, जो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में असमर्थ होता है। अब
नेक्स्ट है दिव्यांगता लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर दिव्यांगता क्या होती है देखते हैं बच्चों। हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। किसको? हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की डिसेबिलिटी को लोकोमोटर दिव्यांगता या डिसेबिलिटी कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैलिसी, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक दिव्यांगता क्या होती है देखते हैं बच्चों। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ यानी समझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इससे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चों का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। यानी मानसिक दिव्यांगता के अंतर्गत बच्चों का विकास दूसरे बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब श्रवण दिव्यांगता, जो नेक्स्ट दिव्यांगता है वो श्रवण दिव्यांगता है। श्रवण दिव्यांगता से मतलब कान संबंधी रोग या सुनने में अक्षमता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से सुनने में अक्षम होना यानी असमर्थ होना, ये श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है वो श्रवण दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। अब देखिए नेक्स्ट दिव्यांगता है डिसलेक्सिया, यानी बच्चे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है उन्हें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं बच्चों, डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी विकार है, रोग है। इसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे जो होते हैं वो अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 15 वर्ष के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ऐसे बच्चे जिसको लिखने में प्रॉब्लम होती है उन्हें डिस्ग्राफिया नाम का रोग होता है या अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से ना लिख पाने की एक अक्षमता या असमर्थता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन यानी लिखने संबंधी रोग है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है और इनके लिखने की गति भी धीमी या स्लो होती है। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, यानी चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या है इसके बारे में देखते हैं बच्चों। विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो जो भी टीचर स्कूल में उपलब्ध होता है तुरंत ही उसकी चोट पर पट्टी आदि
लगाते हैं, पट्टी करते हैं। एवं स्थिति गंभीर और ज़्यादा स्थिति खराब होने पर चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास ले जाती हैं। अब जरा सोच कर बताएं बच्चों कि यदि शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी नहीं करती तो क्या होता। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहा जाता है या कहते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाव तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सा का विकल्प नहीं है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, यानी डॉक्टर से ले जाने से पहले जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसे फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री अपने पेटी में रखी जाती हैं, पेटी या बॉक्स में। इस बॉक्स को प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब देखिए बच्चों, इस फर्स्ट एड बॉक्स में ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें जनरल दवाएं सभी हैं और ऑइंटमेंट भी हैं। अब देखते हैं कि इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा है और क्या क्या रखना चाहिए, देख लेते हैं। नंबर 1, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया और माचिस, टार्च, कपच्ची आदि। इसके अतिरिक्त फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयाँ भी होनी चाहिए। कुछ दवाइयों में जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। अब पैरासीटामोल टैबलेट बुखार उतारने के लिए होता है। ग्लूकोज तथा ORS का पैकेट उल्टी, चक्कर रोकने के काम आता है। एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल घाव को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने इस फर्स्ट एड बॉक्स से क्या सीख ली कि इंजरी यानी घटना कहीं भी हो सकती है, चोट कहीं भी लग सकती है, इसलिए हमें इस फर्स्ट एड बॉक्स को हमेशा तैयार रखना चाहिए। जब भी हम यात्रा पर जाएं तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाएं और सभी बच्चों के घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयाँ, कुछ ऑइंटमेंट होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। इस प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाइयों को अलग रखना चाहिए। दवाएं खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लेनी चाहिए, यानी एक्सपायरी डेट। दवाइयों को खाने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट पर नज़र जरूर डाल लेना चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो गई हैं तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख निकल चुकी है उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स से निकाल कर नई दवाएं रख लेना चाहिए। यात्रा पर जाते समय फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य साथ ले जाएं। कुछ और भी जानें। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, बाजार से खरीदी गई दवाओं का निर्माण यानी मैन्युफैक्चर डेट तथा उनके उपयोग की अंतिम तिथि एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दवाई खरीदते और उपयोग करते समय यह दिनांक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लेना बहुत नुकसानदेह होता है। यानी बच्चों, जब भी हम दवाई खरीदें, जब भी हम मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदें तो
हमें दो चीज़ों का पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग डेट और नंबर 2 एक्सपायरी डेट। तो अगर दवा एक्सपायरी डेट के बाहर है तो उसे हमें नहीं खरीदना है। ये एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लेने से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे आसपास किसी को चोट लगने, जलने, पानी में डूबने, जहरीले जानवर के काटने या नक्सीर फूटने, कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है, आवश्यक है। चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार। नंबर 1, यदि चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है, घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है, तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। यानी तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। चोट पर मक्खी नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट है, साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। यह गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, गिरने या फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। कपच्ची या पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगता के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। तो देखते हैं बच्चों आगे, निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय संस्थान? नंबर एक है शारीरिक विकलांग संस्थान। शारीरिक विकलांग संस्थान जो नई दिल्ली में है। और नंबर 2 राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में है और राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक में है। कुछ और भी जाने बच्चों, जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर आधारित कुछ खास पॉइंट हैं, ये देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट पर बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 40% यानी 40% से या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। यानी 40% से अधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग की कैटेगरी में रखा गया है, दिव्यांगता की कैटेगरी में रखा गया है। दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA MIUSA अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व यानी दिव्यांग लोगों के प्रति समाज के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कार्य हैं। हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं। यानी दिव्यांग साथियों के आत्मविश्वास को और मनोबल को बढ़ाएं। उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार, समाज पर बोझ हैं। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अतः हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर या दया का पात्र बनाना चाहिए। कहने का मतलब दिव्यांग साथियों को अवसर मिलना चाहिए, समानता के अवसर मिलने चाहिए और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना है, न ही उन्हें सहानुभूति दिखाना है, सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना है, क्योंकि उससे उनको हीन भावना महसूस होती है। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों की समान पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो बच्चों आगे देखते हैं कुछ और भी जाने में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम यानी असमर्थ व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पहला ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 1960 में रोम में किया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? हमने क्या क्या सीखा है देखते हैं। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता को दिव्यांगता कहते हैं। वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की कैटेगरी में रखा गया है।
प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है, जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। दवाइयों की निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदना व उपयोग में लानी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय बच्चों, मैं नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी। ओके बाय।